आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे नए शो शोगन की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने दर्शकों को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। ये कहानी हमें फ्यूडल जापान के रोमांचक दौर में ले चलती है जिसे सेंगोकू जिदाई के नाम से जाना जाता है। ये वो वक्त था जब जापान कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था जो आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान पहली बार यूरोपीय व्यापारी और सौदागर जापान की धरती पर आते हैं। कहानी के केंद्र में जॉन ब्लैकथॉर्न नाम का एक अंग्रेज है जिसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे जापानियों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। ब्लैकथॉर्न की ये मुसीबत भरी परिस्थिति हमें रोमांच से भर देती है। पर क्या आपको पता है कि ये कैरेक्टर एक असली हिस्ट्री के शख्स पर आधारित है? चलो आज हम जानते हैं विलियम एडम्स की असली कहानी। विलियम एडम्स, जिन्हें जापान में मियोरा अंजन के नाम से जाना जाता था, एक अंग्रेजी नाविक थे जो जापानी इतिहास के पहले पश्चिमी समुराई में से एक बन गए। उनका जीवन संघर्ष, उल्लेखनीय बदलाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान से भरी कहानी है। विलियम इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल के दौरान रहते थे, जिसे स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। यह इंग्लैंड के पुनर्जागरण का काल था। यह खोज और विदेशों में विस्तार का युग था। आर्थिक रूप से इंग्लैंड को बहुत फायदा हुआ। इस युग में कई नाविक समुद्र पार करके धन कमाना चाहते थे और विलियम एडम्स उनमें से एक थे। विलियम एडम्स का जन्म इंग्लैंड के केंट नाम के इलाके के एक छोटे से शहर गिलिंघम में 1564 में हुआ था। उनका बचपन साधारण हालात में बीता। जब विलियम सिर्फ 12 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए विलियम को जल्दी ही काम करना पड़ा। वह जहाज बनाने वाले मास्टर निकोलस डिगिंस के इंटर्न बन गए। अगले 12 साल उन्होंने जहाज बनाने, तारों के बारे में ज्ञान जिसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जहाज चलाने की कला सीखने में बिताए। 1585 में इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध छिड़ गया। इस दौरान कई अंग्रेजी जहाजों ने स्पेनिश जहाजों को लूटने की कोशिश की, जिसे प्राइवेटियरिंग कहते थे। इस तरह लूट के माल का कुछ हिस्सा अंग्रेजी सरकार को देकर बाकी खुद रखने से प्राइवेटियर बहुत अमीर बन सकते थे। शायद धन कमाने के लालच में विलियम ने इस समय मशहूर नौसेना अधिकारी सर फ्रांसिस ड्रेक के साथ मिलकर शाही नौसेना में काम किया। वो एक आपूर्ति जहाज के कैप्टन थे जो स्पेनिश जहाजों के खिलाफ लड़ाई में अंग्रेजी नौसेना की मदद करते थे। उम्मीद थी कि इंग्लैंड समुद्र पर अपना दबदबा कायम करेगा, विलियम भी अमीर बन पाएंगे। इसी दौरान विलियम की शादी मैरी हिन नाम की महिला से हुई और उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा जॉन और एक बेटी डिलीवरेंस। इसके कुछ समय बाद विलियम रानी एलिजाबेथ द्वारा स्थापित बारबरी कंपनी के लिए नेविगेटर बन गए। ये कंपनी कपड़ा और चीनी का व्यापार करती थी। बताया जाता है कि इस दौरान विलियम ने उत्तरी ध्रुव के इलाके आर्कटिक में जाने वाली खोज में भी हिस्सा लिया था। ये खोज 2 साल तक चली थी और उसका मकसद अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट पैसेज ढूंढना था। जल्द ही विलियम पायलट मेजर के पद पर पहुंच गए। ये पद पाने के बाद वो हॉलैंड के आइल ऑफ टेक्सल से सुदूर पूर्व तक जाने वाले 5 जहाजों के बेड़े का नेविगेशन संभालने वाले थे। भारत के साथ डच व्यापार ने उन्हें अपनी तरफ खींचा था, ठीक वैसे ही जैसे उनके भाई टॉमस को खींचा था। डच भी इंग्लैंड के सहयोगी थे और स्पेन से युद्ध कर रहे थे। विलियम और उनके भाई टॉमस 1598 में रॉटरडैम से 5 जहाजों के बेड़े के साथ रवाना हुए। उनका मिशन दक्षिण अमेरिका जाना था, जहां वो अपना सामान चांदी के बदले बेचते और फिर जापान से मसाले खरीदकर वापस यूरोप लौट आते। लेकिन ये अभियान भयानक रूप से असफल साबित हुआ। समुद्र के रास्ते में कई मुसीबतें आईं। एक जहाज हवाई द्वीपों के पास समुद्र में खो गया, एक जहाज वापस रॉटरडैम चला गया और बाकी जहाजों को पकड़ लिया गया। बहुत कष्ट, बीमारी और मौतों के बाद अंततः सिर्फ एक जहाज 1600 के अप्रैल में जापान पहुंच पाया। जहाज पर सवार 100 आदमी निकले थे, जिनमें से सिर्फ 23 आदमी ही जिंदा बचे थे। वो इतने कमजोर और बीमार हो चुके थे कि पहचानने में भी मुश्किल हो रहा था। सिर्फ 9 लोग ही इतने स्वस्थ थे कि वो जहाज से उतरकर जापानी लोगों और पुर्तगाली जेसुइट धर्म प्रचारकों से मिल सके। जहाज को जापानियों ने अपने कब्जे में ले लिया और बाकी बचे कमजोर लोगों को ओसाका के किले में कैद कर दिया गया। ये आदेश तोकुगावा यासु ने दिया था, जो उस वक्त तोकुगावा कबीले के मुखिया और ईदो के सामंत, जिसे डेम्यो कहा जाता था। जल्द ही विलियम को कैद से बाहर बुलाया गया। ऐसा लगता है कि विलियम ने पहली मुलाकात में तोकुगावा यासु को जापान का राजा समझ लिया था, जैसा कि उन्होंने अपनी पत्नी को लिखी खत में बताया है। विलियम को जहाज बनाने और समुद्री रास्तों का अच्छा ज्ञान था, जो महत्वाकांक्षी डेम्यो यासु के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। यासु ने विलियम को आदेश दिया कि वो जापान का पहला पश्चिमी जहाज बनाए, जो एक सफल प्रयास साबित हुआ। अगले साल उन्होंने 120 टन का एक और बड़ा जहाज बनाया। खुद तोकुगावा यासु जहाज को देखने आए और उसे देखकर बहुत खुश हुए।
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विलियम को धन्यवाद दिया और उन्हें कभी भी अपने महल आने का निमंत्रण दिया। इस तरह अंग्रेज विलियम उन्हें पसंद आ गए। इसी दौरान तोकुगावा इयासु ने सेकिगाहारा की लड़ाई में भाग लिया, जो जापानी सामंती इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। जीत के बाद वो शोगुन बन गए, जो जापान के सर्वोच्च सैन्य शासक का पद था। अब विलियम जापान के वास्तविक शासक को समुद्री रास्तों, ज्यामिति का ज्ञान सिखाते थे और यूरोपीय राजनीति के बारे में भी बातचीत करते थे। बदले में शोगुन ने उन्हें व्यापार सलाहकार बना दिया और फिर धीरे धीरे वो पश्चिमी मामलों पर शोगुन के निजी सलाहकार बन गए। विलियम ने जापानी भाषा में पूरी तरह से पारंगत होकर उनकी रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपना लिया। फिर भी अपने नए जीवन में वो उधेड़बुन में थे। उन्होंने इंग्लैंड में अपनी पत्नी मैरी और 2 बच्चों को छोड़ा था और उन्हें बहुत याद करते थे। वो अक्सर अपनी पत्नी को खत लिखते थे। विलियम ने अपनी भावनाओं के बारे में इयासु को बताया, लेकिन उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं था। शोगुन ने एक समारोह रखा, विलियम को 2 तलवारें भेंट की और उन्हें समुराई घोषित कर दिया। फिर उन्होंने घोषणा की कि विलियम द नेविगेटर अब मर चुके हैं और मियूरा अंजन समुराई का जन्म हुआ है। शोगुन ने विलियम से कहा कि इंग्लैंड में उनकी पत्नी अब विधवा हो चुकी है। फिर भी विलियम अपने परिवार को गरीबी से बचाने के लिए मैरी को नियमित रूप से धन सहायता भेज पाते थे। सामुराई आमतौर पर वंशानुगत सैन्य कुलीन होते थे, लेकिन विलियम के मामले में इस परंपरा को तोड़ा गया था। समुराई अपने डेमियों के उच्च पदस्थ और अच्छे वेतन पाने वाले मातहत होते थे। विलियम को बहुत अच्छा वेतन मिलता था, इतना कि वो 80 नौकरों वाली एक पूरी जायदाद के मालिक बन गए थे। उनकी दौलत और रसूख गिलिंघम के एक गरीब लड़के के लिए सोच से भी बाहर की बात थी। साल 1613 में विलियम की शादी ओयुकी नाम की एक जापानी महिला से हुई और उनके 2 बच्चे भी हुए। अब ये पूर्व अंग्रेजी नाविक जापानी समाज का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। विलियम को जापान, वहाँ के लोगों और उनकी सभ्यता का बहुत सम्मान था। उनके एक खत में लिखा है, जापान के लोग स्वभाव से अच्छे, बहुत विनम्र और युद्ध में बहादुर होते हैं। कुछ समय बाद विलियम ने जापान में डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए व्यापार कारखाने बनाने में मदद की। जब ज्यादा अंग्रेज जापान आने लगे तो अब एक धनी समुराई और जापानी भाषा में पारंगत विलियम ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। ये इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने तोकुगावा इयासु की बात मानी थी और अब वो एक अंग्रेजी नाविक नहीं बल्कि एक समुराई थे। 17वीं सदी में ईसाई धर्म जापान में तेजी से फैल रहा था, जो जापान के पारंपरिक धर्मों शिंटो और बौद्ध धर्म से बहुत अलग था। विलियम प्रोटेस्टेंट थे और कैथोलिक धर्म के प्रचारक जेजुइट्स उन्हें अपना धर्म अपनाने के लिए मनाते थे, लेकिन अपने प्रभाव के चरम पर उन्होंने इनकार कर दिया और इसकी जानकारी शोगुन को भी दी। विलियम की सलाह और इस बात की चिंता की कई समुराई और सामंत ईसाई धर्म अपना रहे हैं से प्रभावित होकर शोगुन ने 1614 में जापान से सभी पुर्तगाली जेजुइट्स को निकाल दिया। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि सभी जापानी ईसाई अपना धर्म त्याग दें। अपने कार्यकाल के दौरान विलियम दक्षिण पूर्व एशिया भर में कई यात्राओं पर गए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अंग्रेजी शासन के अधीन रहते हुए समुद्र का रास्ता तय किया था। 1615 में विलियम थाईलैंड गए, जहां उन्होंने हिरण की खाल और अन्य चीजों के बदले चांदी का व्यापार किया। हालांकि वापसी से 1 हफ्ते पहले उनके प्रिय मित्र शोगुन की मृत्यु हो गई। उनके बेटे ने उनकी जगह ली और विलियम को अपनी सुरक्षा में विदेशों में व्यापार जारी रखने की अनुमति दी। कुछ साल बाद 1617 में विलियम ने वियतनाम की यात्रा की, जहां उन्होंने हाथी दांत और भारतीय सामान बेचा। तोकुगावा इयासु की मृत्यु के बाद विलियम का रुतबा और प्रभाव कम हो गया। नए शोगुन हिदेतादा को पश्चिम में उनके पिता जैसी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए विलियम के लिए अब दरबार में कोई जगह नहीं थी। उन्होंने लगभग 200 सालों तक जापान को समय से अलग रखने के लिए दूसरे देशों के साथ व्यापार और संबंध खत्म करने की दिशा में भी पहला कदम उठाया। विलियम का 55 वर्ष की आयु में 1620 में निधन हो गया। अपनी वसीयत में उन्होंने ईदो में अपना टाउन हाउस, हेमी में अपना जागीर और 500 ब्रिटिश पाउंड अपने इंग्लैंड और जापान दोनों परिवारों में बराबर बांटने के लिए छोड़ा। विलियम एडम्स को जापान में कदम रखने वाले पहले अंग्रेजों में से एक, और भले ही वो किसी बड़े युद्ध में शामिल न हुए हों, फिर भी उन्हें पहले ज्ञात पश्चिमी समुराई के रूप में याद किया जाता है। इंग्लैंड के केंट के एक छोटे से शहर से किस्मत और नियति ने उन्हें शोगुन के महल तक पहुंचा।